नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 23 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब वेस्टर्न मीडिया ने यह बात कहनी शुरू कर दी है कि ईरान लाखों सालों तक जंग लड़ने को तैयार है और ईरान लाखों सालों तक सरेंडर नहीं करेगा। और ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं बल्कि CBS न्यूज़ लिख रहा है। और क्या कुछ लिखा है और क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इस समय अराद, जो कि इजराइल का बड़ा मशहूर शहर है, इस अराद के ऊपर इतनी मिसाइलें ईरान ने मारी है कि करके वीडियोस जब निकल के सामने आ रहे हैं तो मैं टाइम टू टाइम आपको वो वीडियो भी आज इस वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगा। और साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नाम पे ईरान ने वो बात बोल दी है जिसको लेके अभी चंद मिनट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी। लेकिन इधर से धमकी आई और फौरन इधर से पलटवार आ गया। और ये पलटवार कैसा है, क्या कुछ कहा ईरान ने, वो भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही सऊदी अरब अब पूरी तरीके से बिलबिला रहा है, लेकिन ये बिलबिलाना दो देशों के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। और ये दो देश कौन से हैं, क्या भारी पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही क्या इस समय सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब जिंदा, ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही अब्बास अराची ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब बातचीत बंद है। अभी ये बात क्यों बोली अब्बास अराची ने, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए, एक ही वीडियो में आपको पूरे मिडिल ईस्ट की वो बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी जो बड़ी खबरें आपको ज़्यादातर चैनलों पे देखने को नहीं मिलेंगी। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक हम ऐसी बातों पर आपको लेके जाएंगे जो बातें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर दोस्तों यही है कि तारीफ की चाहत तो नाकामों को होती है, वरना काबिल के तो दुश्मन कायल होते हैं। ये बात पहले एक शायरी थी, धीरे धीरे लोग इसको भूल चुके थे, लेकिन आज यही बात ईरान के ऊपर एकदम फिट तब बैठ जाती है जब 12 मार्च को ही अमेरिका का बड़ा मशहूर न्यूज चैनल है जिसका नाम है CBS न्यूज। और CBS न्यूज में 12 मार्च को ही एनालाइज करके ये बात छाप दी गई थी कि आप इस जंग को लंबा ना खींचें, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि शायद ईरान सरेंडर कर देगा। शुरुआत में 10-12 दिनों तक ये लगा कि अब सरेंडर कर देगा, अब सरेंडर कर देगा। लेकिन CBS न्यूज ने ये वार्निंग बहुत पहले ही अमेरिका को दे दी थी कि ये लोग मिलियन साल के लिए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 10-20 लाख साल तक अगर ईरान को लड़ना पड़े तो 10-20 लाख साल तक ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान इतना तैयार है। आर्टिकल आपके सामने है, आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। 12 मार्च की बाकायदा तारीख है। और CBS न्यूज में ये बात जब छपी तो ज़्यादातर न्यूज चैनलों ने इस बात को कवर नहीं की, लेकिन आज जब मेरी नज़र पड़ी तो ये बात कोई हल्की बात नहीं। आप सोचिए मीडिया कैसा होना चाहिए। अगर CBS न्यूज चाहता तो प्रोपेगेंडा छाप सकता था, लोगों की सिंपैथी बटोर सकता था, लेकिन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी अमेरिका के अंदर बखूबी निभाई है। मीडिया ने छापा है कि ईरान के साथ जंग आपको भारी पड़ेगी, मत लड़िए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में, अपने भौकाल के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में ऐसी जंग में कूदा कि आज उसके पास निकलने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। इधर बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो बेंजामिन नेतन्याहू का तो वो हाल है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये भाई साहब अमेरिका के दम पे इतना उछल रहे थे, इनको लगा था कि ये और अमेरिका मिलके समाप्त कर देंगे ईरान को। एक बार सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को अगर शहीद कर दिया तो उसके बाद कौन बचा है। इनको क्या पता था कि कैमरे के पीछे और पर्दे के पीछे अभी एक ऐसा शख्स है जो ऐसे लीड कर रहा है, ऐसे लीड कर रहा है कि भाई साहब अब पूरी कमान जो शुरुआत में लग रही थी कि अमेरिका और इजराइल के हाथ में है, वो खामनेई के हाथ में आ गई। जी हाँ, मुस्तफा खामनेई की। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 28 तारीख को जब हमला हुआ तो सुप्रीम लीडर उसमें शहीद हो गए और ये खबर फौरन निकल के सामने आ गई। उसके बाद ये दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर के बेटे हैं वो भी शहीद हुए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ईरान ने उनको अपना सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मुस्तफा खामनेई का उस हमले के बाद से ना कोई फोटोग्राफ निकल के सामने आया, ना कोई वीडियो निकल के सामने आया, केवल ऑडियो मैसेजेस आते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड। इसके अलावा उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर ये पूरी जानकारी देते हैं। इनका एक टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी अपने आप को बताते हैं कि ये करना है, वो करना है। अब सबसे ताजुब भरी बात इस समय अमेरिका और इजराइल के लिए ये है कि 28 तारीख के बाद आखिर मुस्तफा खामनेई है कहाँ।
बीच में खबर ये निकल के सामने आई थी कि मुस्तफा खामनेई गंभीर तौर पे घायल हुए थे। मुस्तफा खामनेई को इलाज के लिए रशिया लेके जाया गया है, रशिया के प्रेसिडेंशियल हाउस में उनका इलाज भी चल रहा है। ये तमाम खबरें चली, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 28 तारीख से जोड़ ले तो आज 23 तारीख है, यानी टोटल 24 दिन हो गए और 24 दिन में मुस्तफा खामनेई की एक भी तस्वीर निकल के सामने नहीं आई। लेकिन इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात अमेरिका और इजराइल के लिए है कि मुस्तफा खामनेई की ना कोई वीडियो आई ना कोई तस्वीर आई, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। तो ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि आखिर IRGC को लीड कर कौन रहा। क्योंकि आज मैं ट्विटर चला रहा था और इसी दौरान मैंने नोटिस किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के ट्विटर अकाउंट से कुछ पोस्ट हुआ। मैंने पहले तो उस पोस्ट को वेरीफाई किया कि भाई साहब, अगर मुस्तफा खामनेई के जो वालिद साहब थे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब, वो अगर शहीद हो चुके हैं, उनको अमेरिका और इजराइल के हमले में मार दिया गया है, तो आखिर उनका ट्विटर अकाउंट कैसे चल रहा। शुरुआत में दिमाग में आया कि शायद ये ट्विटर अकाउंट फेक है, फर्जी है, लेकिन चेक किया तो 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर और ये पुराना अकाउंट है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का ट्विटर अकाउंट अभी तक चल रहा है। उसमें पोस्ट जो की गई थी, 2018 की ये पोस्ट थी, उसमें लिखा गया था कि अगर आपको एक मिसाइल कोई मारता है तो बदले में आप 10 मारो। मतलब साफ तौर पे खामनेई साहब ने अपनी शहादत के कई साल पहले ही अपनी IRGC को ये बात बता दी थी कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें क्या करना है। और यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई है या नहीं, इसमें अब असमंजस है। क्योंकि अगर अकाउंट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि खामनेई साहब का खुद अकाउंट चल रहा, जबकि उनकी शहादत की खबरें ईरान से भी आ चुकी है, अमेरिका से भी आ चुकी है, यानी इस साइड से भी उस साइड से भी। तो ये तो शहीद हो गए, इनके बारे में खबरें आ गई, लेकिन अभी तक इनका ट्विटर अकाउंट चल रहा। सेम हाल मुस्तफा खामनेई का है। अमेरिका का क्लेम है कि मुस्तफा खामनेई शहीद हो चुके, लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं, और इनके कोई वीडियोस मौजूद नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि इनका ट्विटर चल रहा है, तो ट्विटर तो भाई सुप्रीम लीडर का भी चल रहा है। तो ऐसे हाल में कौन जिंदा है कौन नहीं, इस सवाल पे हम आप जाए या ना जाए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चूंकि अगर जिंदा है तो फिर दोनों जिंदा है, बाप बेटे, और अगर शहीद में देखें तो फिर दोनों के भी शहादत की जो खबरें हैं वो चल ही रही हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने अपना एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया था अपनी शहादत से पहले कि भले ही ये रहे या ना रहे, IRGC का जो काम है बड़े मुकम्मल तरीके से हो रहा है और उसी का रिजल्ट आज इजराइल में देखने को फिल्म मिला। दरअसल अराद में एक बिल्डिंग के पास मिसाइल गिरने की एक वीडियो कैद हो गई और मैं चाहूँगा कि वो वीडियो को आप देखें जरा। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अराद के अंदर किस हिसाब से मिसाइल की स्पीड थी। इंपैक्ट तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अराद में कितना इंपैक्ट है, लेकिन मिसाइल की स्पीड एक बार आप देखिए जरा। और इतनी स्पीड की मिसाइल अगर IRGC मार रहा है तो जाहिर सी बात है कि IRGC की टेक्नोलॉजी इस समय बहुत एडवांस लेवल पे, और यही वजह है कि अब इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम वो फेल हो गया। फेल का मतलब ये नहीं कि इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, खत्म हो गया। मतलब डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, अब कोई कंकड़ भी मारेगा तो आके गिरेगा। और इधर सबसे टेंशन की बात इजराइल के लिए दोस्तों ये है कि हिजबुल्लाह भी अब पूरी तरीके से जंग की तैयारी में लग गया है। और आज ही खबर निकल के सामने आई कि हिजबुल्लाह ने RPG फायर की और साथ ही एंटी टैंक मिसाइल भी दागी, और इस मिसाइल के हमले में एक शख्स की मौत भी हुई है। और यही वजह है कि अब इजराइल को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिजबुल्लाह अब लेबनान के बाहर निकल के इजराइल के अंदर इंसर्ट होकर ज़मीनी तौर पे लड़ने लगे। जब ये डर इनको सताने लगा, चूंकि अब इनके डिफेंस सिस्टम फेल है, तो हिजबुल्लाह भी इनके नियर अबाउट आने की कोशिश करेगा कि भाई अब चढ़ के मारो। तो इन्होंने लिटानी रिवर के पास जो इनका ब्रिज था उसको तबाह कर दिया कि भाई साहब हिजबुल्लाह ना आने पाए। और साथ ही हिजबुल्लाह से निपटने के लिए लेबनान के अंदर इजराइल ने बाकायदा अपने सैनिकों की टुकड़ी भेजी। एक काम कीजिए, पहले आप पुल के ब्लास्ट का वीडियो देखिए, फिर सैनिकों की टुकड़ी कैसे ऑपरेशन कर रही है वो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे पुल ढहाया गया
और उसके बाद अपने सैनिकों को इजराइल ने लेबनान के अंदर भेजा कि जाओ और ग्राउंड लेवल पे लड़ो, नहीं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। चूंकि हिजबुल्लाह और ईरान की मिसाइलों ने इतना इम्पैक्ट डाला है इजराइल के ऊपर कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कैमरे के सामने आके, हालांकि ये बात मैं आपको रात में ही बता चुका हूं, लेकिन अभी मौका है, दस्तूर है, तो एक बार और बता देता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू को कैमरे के सामने आके मदद मांगनी पड़ी। पूरी दुनिया से बेंजामिन नेतन्याहू भीख मांग रहा कि देखो ईरान खतरा है इंसानियत के लिए, सब लोग आगे आओ, हमारी मदद करो। और ये बात कोई लिखा पढ़ी में नहीं, बाकायदा बोल के कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो देखें आप। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths: the Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt, but they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार मदद मांग रहा। और नुकसान कितना है थोड़ा सा वो भी आप देखें। पिछले 24-48 घंटों में इजराइल पे जो हमले ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से हुए हैं, उस हमले में अराद हो गया, डिमोना हो गया और तमाम अलग अलग जो और शहर है वो शहर तबाह और बर्बाद है। हाइफा पोर्ट तबाह है। और मैं चाहूंगा कि मिक्स वीडियो आप देखें एक बार। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है। और ऐसे हाल में इजराइल अब चाह रहा है कि ये जंग खत्म हो जाए और ये जंग अगर शिफ्ट भी हो रही है तो ईरान से शिफ्ट होकर लेबनान के हिजबुल्लाह के ऊपर हो जाए। चूंकि हिजबुल्लाह से निपटना तो आसान है, लेकिन ईरान से निपटना नाको चने चबाने जैसा है। और इसी बीच अब बड़बोलेपन की हद देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से आग लगाने वाली बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नहीं खोला गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हम फिर से भयानक हमले करेंगे और ईरान के पावर प्लांट को टारगेट करके पूरे ईरान को अंधेरे में डाल देंगे। अब ये बयान जैसे ही दिया गया, फौरन आपको याद होगा कल रात मैंने आपको बताया था कि पेजेस्किन साहब ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल को अगर आप हटा दें तो पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा। यानी जो इस झगड़े में शामिल नहीं है उनके लिए ये रास्ता खुला रहेगा, हमारे उनकी लड़ाई में किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अमेरिका और ईरान जो लड़ रहा है उससे पूरी दुनिया को कोई नुकसान न हो, ये चीज़ पेजेस्किन साहब ने खुले तौर पे बोली। लेकिन जब ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि अगर नहीं खोला तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ईरान का बड़ा बयान आया, बोला कि हम बंद कर रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसकी माँ में दम पैदा हो आके कर ले, ओपन कर ले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यानी अपने बड़बोलेपन के चक्कर में अब अमेरिका ने पूरी दुनिया की लंका लगा दी। और जो कायदे के लोग हैं, जो कायदे के देश, वो सवाल पूछ भी रहे कि भैया तुम्हारे चक्कर में हम क्यों सफर करें, आप बातचीत कर लो, ईरान के साथ समझौता कर लो। लेकिन अब बातचीत का रास्ता भी दोस्तों बड़ा पीछे छूट गया। आज अब्बास अराची का बातचीत का जब इंटरव्यू निकल के सामने और उनसे पूछा गया कि क्या आप बातचीत करेंगे, क्या आप नेगोशिएशन करेंगे, क्या आप सीज फायर करेंगे, तो इस चीज़ को लेके बयान दिया अब्बास अराची ने और साफ तौर पे कहा कि बातचीत करने के लिए हम टेबल पे गए थे, हम बातचीत करना चाह भी रहे थे, लेकिन हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है, तो बातचीत तो अब बहुत पीछे छूट गई। I don't think the question of
talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us, and they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution, and we finally accepted. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda anymore. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब्बास अराची यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में ये बात बोल दी है कि बातचीत का कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। यानी अब जंग है तो जंग होती रहेगी, इसमें कोई इफ़ या कोई बट नहीं है। खैर इसी बीच दोस्तों, अब सऊदी अरब ने वो काम किया कि पाकिस्तान की भी हालत, ये तो गलती इनकी होती है कि ये कूद के कहीं भी उड़ता तीर पकड़ लेते अपने फ़ायदे के चक्कर में। अब देखना होगा ये क्या करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के मित्र, अभी इस लाइन को ध्यान दीजिएगा बड़े तवज्जो से, पाकिस्तान के जो मित्र हैं सऊदी अरब वाले, इन्होंने ऐलान किया है कि ईरान के जितने ऑफिशियल सऊदी अरब के अंदर हैं वो देश छोड़ के चले जाएं। और जंग की शुरुआत का पहला नियम यह है कि एक दूसरे के नागरिकों को वापस भेज दो और एक दूसरे की फ़्लाइट को कैंसिल आउट कर दो। तो पहला काम कर दिया, यानी जंग के जो 5 उसूल होते हैं उनमें से पहला काम कर दिया सऊदी अरब ने कि भाई साहब आप जाओ निकल के यहाँ से, ताकि हम आगे कुछ कर सके। लेकिन अब आपको याद होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच डिफेंस डील हुई थी कि एक पे हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा। अब ये बात जब हो गई है और इधर सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया, तो पाकिस्तान क्या करेगा? भाई अगर अपनी बात पे रहे तो आपकी डील है, और डील है तो आप आइए सऊदी अरब के साथ, ईरान से लड़िए, और अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो आपने डील क्यों की? और यहाँ पे एक बड़ा फ़ायदा भारत को ये है कि अगर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान ऑलरेडी ईरान से लात खाएगा, और अगर नहीं जाता है तो कभी भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो सऊदी अरब नहीं आएगा बीच में कि भाई तुम हमारी मुसीबत में नहीं आए तो हम तुम्हारी मुसीबत में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत का बड़ा फ़ायदा है, और ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदा कोई फ्री में है। कश्मीर का आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आयतुल्ला खामनी साहब के तस्वीर के सामने कश्मीर के लोगों ने अपने सोने चांदी तक दान कर दिए, डोनेट कर दिया इस ईद के मौके पे, और वीडियो आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारत की आवाम ईरान के साथ कितना कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पे ऐसा कुछ हुआ हो? 56 मुस्लिम देश हैं, भारत मुस्लिम देश नहीं, भारत एक सेकुलर नेशन है, लेकिन इसके बावजूद प्रखर राजपूत एज ए हिंदू, एज ए ठाकुर, एज ए क्षत्रिय ईरान के हक में बोलता है। यहाँ के लोग ईरान के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। मैं जाति धर्म की बात नहीं करूंगा कि अरे मुसलमानों ने किया, नहीं, भारतीयों ने किया। आपकी पहचान क्या है? अगर आप भारत के तो आपकी पहचान क्या? मुसलमान नहीं, आपकी पहचान पहला ये कि आप भारत के। तो समझिएगा
भारत के लोगों ने वो काम कर दिखाया है जो काम पूरी दुनिया करने से पहले सोचेगी। किसके पास इतना सोना पैसा इफराद है भैया? किसके पास इतना एक्स्ट्रा सोना और पैसा हो गया कि खामनेई के नाम पे दान कर दे? भारत के लोग कर रहे तो उसका रिजल्ट भारत को मिल रहा। खैर, आने वाले टाइम में दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट आ रही है और मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।